जी हाँ दोस्तों, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। तो आ जाइए, जुड़ जाइए अपने दोस्त के साथ। मित्रों, आज हम बिंदु ओ लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत प्यारा टॉपिक मिल रहा आप लोगों को। ऐसे ऐसे मटेरियल प्रोवाइड करा रहा आपका दोस्त, आपका भाई। लगता है मज़ा आ गया होगा, तो मज़ा भी आएगा। आज हम छंद बिंदु लेकर आए हैं और पूरा प्रॉपर पढ़िएगा वीडियो को मित्रों, मज़ा आ जाएगा। आप वीडियो को देखकर तुरंत आप प्रैक्टिस पे जुटिएगा, प्रैक्टिस सेट हल करिएगा, मज़ा जरूर आएगा। तो मित्रों आइए हम आज आपसे वार्तालाप करेंगे छंद के भेद पर। पहला वाला पार्ट पढ़ चुका है, उसको पढ़ लीजिएगा तुरंत, फिर यहाँ से पढ़िएगा जो आप पढ़ रहे हो। याद रखिएगा, यदि हम छंद के बाद भेद की बात करें तो मित्रों छंद के 4 भेद होते हैं। जी हाँ, छंद के 4 भेद होते हैं मित्रों। कितने भेद होते हैं? छंद के 4 भेद होते हैं। एक होता हमारा क्या? मात्रिक छंद। क्या मित्रों? मात्रिक छंद होता है। और दूसरा क्या होता हमारा? वर्णिक छंद होता है मित्रों। कौन सा? वर्णिक छंद होता है। और जो हमारा तीसरा होता है वो उभय छंद होता है। क्या मित्रों? उभय छंद होता है। और इसके बाद जो चौथा होता हमारा क्या होता है? मुक्तक होता है। मुक्तक छंद मित्रों, याद रखना, ये छंद के 4 भेद होते हैं। यदि आ जाए छंद के कितने भेद होते हैं, 4, छंद के प्रकार कितने होते हैं तो 2, है ना। पीछे वाली वीडियो को आप देखिएगा। मित्रों आज हम बात करेंगे सबसे पहले मात्रिक छंद पर। मात्रिक छंद में हम देखेंगे सबसे पहले मात्राओं के नियम को, जहां से आपके दोहे, चौपाई, सोठा, उल्लाला, कुंडलियां, छब्बे वगैरह आ जाते हैं। पूछता है, एक पंक्ति देगा, एक चरण देगा, पूछेगा ये दोहा होगा कि चौपाई होगा। वही नियम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं मित्रों। आप हेडिंग डालिएगा क्या? मात्रा के नियम या मात्राओं को गिनने का नियम मित्रों। जी हाँ, ये होता है। तो पहले पॉइंट पर हम बात करेंगे मित्रों क्या? ह्रस्व और गुरु पर। जो पहला हमारा नियम होगा क्या? ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? हम छोटा कहते हैं। जी हाँ, और इसको छोटा ना कहकर जो इस पर मात्रा होता है ऐसे खड़ी पाई की तरह होता है, जिसको हम कहते हैं क्या? लघु। जी हाँ, इसके बाद हम कह सकते हैं क्या? दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा, जिसका सिंबल यस की तरह होता है। और याद रखना, इसको क्या कहा जाता है? गुरु। यानी हम कह सकते हैं लघु और गुरु का नियम। जी हाँ, लघु और गुरु का नियम बहुत अच्छे से समझिएगा। लघु और गुरु का नियम। गुरु का नियम क्या होता है? लघु और गुरु का नियम क्या होता है मित्रों? तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 की, जो हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो याद रखना, हम ए, ई, उ और एक क्या होता है मित्रों? ली। क्या? री। ये सभी के सभी क्या है? लघु हैं। याद रखना, इनसे युक्त। जी हाँ, जरा याद रखना, इनसे युक्त। इनसे जैसे रख रहे हैं ऐसे रखिएगा। इनसे युक्त व्यंजन सदैव जो होता है मित्रों लघु होता है। क्या होता है? लघु होता है। और उस पे मात्रा जो काउंट की जाती है कितनी? 1 मात्रा काउंट की जाती है। यानी इनसे युक्त व्यंजन सदैव क्या होगा? लघु होगा। याद रखना, जैसे हम उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखें, जैसे मैंने लिखा कमल, जैसे हमने लिखा क्या? कलम, जैसे हमने कुछ भी लिख दिया। तो याद रखना, ये देखो यहाँ स्वर हैं। स्वर कौन सा है? सब में लघु लघु। तो एक मात्रिक, एक मात्रिक, एक मात्रिक, एक मात्रिक, एक मात्रिक, एक मात्रिक, यानी एक एक में कितनी मात्राएं हैं? 3। तो याद रखना, लेकिन जहां क्या होना चाहिए? आ, ई, उ, री, इनसे युक्त व्यंजन। तब इनसे युक्त व्यंजन चाहे छोटा ऊ कहीं लगा हो, चाहे छोटी ई की मात्रा हो, याद रखना। तो वही चीज होता है। जैसे हम कहें मित्रों, आपसे एक अलग एग्जांपल दे रहे हैं हटके। जैसे मैंने दिया अति, तो अब इस पर कितनी मात्रा? तो छोटी ई है, देखो इस व्यंजन पे लगाए, इसकी एक मात्रा, इसकी एक मात्रा। तो यही रहा एग्जांपल। दूसरा पॉइंट मित्रों क्या है? जरा ध्यान से सुनिएगा, फटाफट देखिएगा। दूसरा जो पॉइंट होता है हमारा क्या? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, और एक होता है मित्रों दीर्घ री होता है।
ये दीर्घ री है, ये लघु री है मित्रों, याद रखना। ये क्या है, हम लिख दे रहे हैं लघु री, लघु री है। ये क्या है, दीर्घ री है। जी हाँ मित्रों, याद रखना। इनसे युक्त व्यंजन, किससे, इनसे, जी हाँ, इनसे युक्त व्यंजन, युक्त व्यंजन सदैव गुरु माने जाते हैं, गुरु माने जाते हैं मित्रों। और इनका जो सिंबल होता है ऐसे होता है, यानी 2 की मात्रा काउंट की जाती है। जैसे हम बात करें, बहुत से सारे प्रश्न होते हैं मित्रों। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या होते हैं, इनसे जो संयुक्त व्यंजन होते हैं सदैव क्या माने जाते हैं, गुरु माने जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कामता, क्या, कामता। जरा देखो, अब यहाँ दीर्घ है तो यहाँ 2 की मात्रा, यहाँ लघु है तो लघु मात्रा, यहाँ देखो दीर्घ है तो दीर्घ की मात्रा। हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं, देखो मैंने एक शब्द लिखा रानी, अब यहाँ देखो दीर्घ है, यहाँ दीर्घ ई मिला तो क्या रहेगा, एग्जाम्पल रहा मित्रों। जी हाँ, अब हम चलते हैं क्या, पॉइंट नंबर 3 पर। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत सारे यहाँ नियम होते हैं, आज आपको पता चलेगा मित्रों यहाँ। जी हाँ, हम बात करेंगे संयुक्त स्वर हमारे कितने होते हैं, 4। ए, क्या होता है ओ, और क्या होता है औ। याद रखना, इनसे संयुक्त व्यंजन, जी हाँ मित्रों, इनसे संयुक्त व्यंजन, इनसे संयुक्त व्यंजन भी गुरु माने जाते हैं, गुरु माने जाते हैं। और इसका जो सिंबल होगा यस की तरह होता है मित्रों। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे मैंने दिया एक शब्द एकता, जैसे मैंने दिया एकाएक, जरा देखो मैंने ऐसे दे दिया बनौषधि, क्या मित्रों मैंने दिया बनौषधि दिया। तो जरा देखो यहाँ क्या है, डबल एक मात्रा, एक, यहाँ दीर्घ है, यहाँ दीर्घ, यहाँ दीर्घ और यहाँ एक। ऐसे मित्रों देखो यहाँ ये और क्या मित्रों यहाँ लघु। तो आपको जरा देखना है, समझना है कि ए ओ औ इनसे संयुक्त व्यंजन भी क्या माने जाते हैं प्यारे साथियों, गुरु माने जाते हैं। जी हाँ, सभी हमारे मित्र एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे बढ़ सके मात्राओं के नियम को जानने के लिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे आइए, देखते हैं हम क्या है और किसमें। अभी हम चरण या पद पर भी सवाल जवाब करेंगे, कैसे आप समझोगे कि दोहा है कि चौपाई है मित्रों। तो जरा देखो फटाफट, अगला पॉइंट डाल के आप लोग लिखिएगा। जैसे मैंने कहा पॉइंट मित्रों, अब जरा सुनिएगा, क्या अनुसार, क्या मित्रों, अनुसार युक्त व्यंजन हमेशा गुरु माना जाता है, गुरु माना जाता है मित्रों। अनुसार युक्त व्यंजन हमेशा क्या माना जाता है, गुरु माना जाता है। तो याद रखना, अनुसार का जो सिंबल होता है आप जानते हो, ऐसे शिरोरेखा के ऊपर किसी भी वर्ण पे लगा होता है। और इसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है, वर्ण विचार में हम पढ़ चुके हैं, किसके साथ, स्वर के साथ। तो याद रखना, अनुसार युक्त व्यंजन हमेशा क्या माना जाता है, गुरु। जैसे हम एक शब्द लिखे मित्रों, जरा देखो मैंने लिखा क्या, कंचन, जैसे मैंने लिखा क्या, अंश। अब जरा देखो इस पर क्या लगेगी, डबल एक की मात्रा, यानी 2 की मात्रा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मित्रों। अगला जो पॉइंट है जरा सुनो, अगला क्या है, जी हाँ, विसर्ग युक्त व्यंजन। क्या मित्रों, विसर्ग, जो विसर्ग ऐसे लगता है, विसर्ग युक्त व्यंजन सदैव गुरु माना जाता है, सदैव गुरु माना जाता है मित्रों। विसर्ग युक्त व्यंजन, तो विसर्ग युक्त व्यंजन जैसे सदैव गुरु माना जाता है। मैं यहाँ लिखूं, बहुत प्यारा शब्द लिख रहा हूँ मित्रों। जैसे मैंने लिखा उदाहरण के रूप में अतः, जैसे मैंने लिखा प्रातः,
जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया मित्रों, जैसे दुख, तो याद रखना सदैव देखो यहाँ क्या है, एक मात्रा, यहाँ दो का मात्रा लगेगा। यहाँ देखो प्रा में दीर्घ है, दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ एक। बात समझ में आ चुकी होगी प्यारे साथियों। आइए हम आगे चलते हैं, पॉइंट 3 की बात करते हैं दोस्तों। तो हम कहते हैं क्या, चंद्रयुक्त, चंद्र बिंदु युक्त, जी हाँ, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु जो ऐसे होता है, याद रखिएगा, चंद्रमा जैसा निशान और बीच में बिंदी, चंद्र बिंदु से युक्त व्यंजन सदैव लघु माना जाता है। क्या माना जाता है? लघु माना जाता है, लघु माना जाता है। बहुत अच्छे अच्छे नियम आ रहे हैं मित्रों, क्या कि चंद्र बिंदु से युक्त व्यंजन सदैव क्या माना जाता है? लघु माना जाता है। जैसे हम दे मित्रों, हम एक शब्द दे रहे हैं यहाँ चांद। अब चांद बेशक यहाँ दीर्घ है चा, और यहाँ लगेगा लघु, लगेगा यहाँ लघु। जैसे हम लिखते हैं आंचल, आंचल। अब ये आंचल पे दीर्घा बेशक है, लेकिन यहाँ मात्रा एक काउंट होगी, इसकी मात्रा एक, इसकी मात्रा एक। बात समझ में आ गई होगी। हम ऐसे लिख दें, आंख लिख देते हैं, जरा देखो आंख लिख देते हैं, इसकी एक मात्रा, इसकी एक मात्रा, कहीं भी लगेगा इससे संबंधित मात्रा क्या होगी? एक गिनी जाएगी। अगले नियम पर आते हैं मित्रों। बहुत से ऐसे नियम हैं जो गलत आपको नहीं करना है, क्या याद रखना। जैसे हम कहें संयुक्त वर्ण के ठीक पूर्व वाला, क्या मित्रों, संयुक्त वर्ण के ठीक पूर्व वाला वर्ण यदि लघु है तो वह दीर्घ माना जाता है। तो वह क्या होता मित्रों? दीर्घ माना जाता है। बात समझ में आ चुकी होगी। संयुक्त वर्ण के ठीक पूर्व वाला वर्ण यदि लघु होगा तो क्या माना जाता है? दीर्घ माना जाता है। पर अब संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? याद रखना, मैं पिछली कक्षा में सब कुछ बता चुका हूं, इसीलिए कहते हैं मित्रों, प्रॉपर किस बेस के आधार पर कौन सी तैयारी करनी चाहिए, किस बिंदु के साथ कौन सा बिंदु पढ़ना चाहिए, कोरिलेट कर हिंदी व्याकरण जो उलझी हुई है तभी वो सुलझा पाओगे मित्रों। तो याद रखना संयुक्त वर्ण, जैसे हम एक शब्द लिख रहे हैं मित्रों, देखो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ जैसे मैंने लिखा अंबर मित्रों, जैसे मैंने लिखा क्या, देखो जैसे अंबर लिखा, और यही अंबर नहीं, जैसे मैंने लिखा क्या, शर्म लिखा, मैंने लिखा कर्म लिखा। हम ऐसे ही लिख देते हैं मित्रों, जरा देखो मक्खन लिख दिए, हम ऐसे उज्ज्वल लिख देते हैं। तो देखो ये क्या है, ये क्या है मित्रों? संयुक्त वर्ण है। क्या है? संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण के ठीक पूर्व वाला, इसी को तो संयुक्त वर्ण कहा जाएगा। याद रखना, इसके ठीक पूर्व वाला वर्ण यदि लघु होता है तो इसको गुरु माना जाता है। इसकी एक मात्रा, इसकी एक मात्रा, चार मात्रा। आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रे प्रकार वर्ण ऊपर लगा है, और याद करना इसमें संयुक्त वर्ण क्या माना जाता है? यही माना जाता है मित्रों, जो रे प्रकार वर्ण जिसके ऊपर लगा है। इसके ठीक पूर्व वाला वर्ण देखो क्या है? लघु है, तो लघु को दीर्घ, इसको लघु। या देखो मैं के ठीक पूर्व वाला वर्ण लघु है, तो इसको क्या माना जाएगा? गुरु, इसको लघु। ऐसे यहाँ मित्रों गुरु, लघु, लघु। याद रखना, ये नियम होते हैं मित्रों। तो ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। आइए जरा हम एक बार सभी हमारे मित्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़ सके मित्रों। जी हाँ दोस्तों, चलो आगे चलते हैं फटाफट। तो देखो आप लोग देखो फटाफट, अब हम चलते हैं अगले नियम पर दोस्तों। अब जरा देखो, आपको अगला नियम क्या पढ़ना है, पॉइंट करके मित्रों। संयुक्ताक्षर आप जानते होंगे, हम कह सकते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जानते होंगे। संयुक्त व्यंजन से ठीक पूर्व वाला वर्ण यदि लघु हो तो वह गुरु माना जाता है। क्या? गुरु माना जाता है। जी हाँ, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हमारे? चार होते हैं मित्रों। कितने होते हैं? चार। छ,
छात्राज्ञा, क्या मित्रों, छात्राज्ञा, और क्या होता है, श्रा होता है ये। इनसे ठीक पूर्व अगर कोई वर्ण लघु होगा तो गुरु यानी दीर्घ माना जाता है। जैसे हम लिख दें मित्रों यज्ञ, जैसे हम लिख दें कच्छ। जरा देखो, अब ज्ञा मिला, इसके ठीक पूर्व वाला वर्ण लघु है तो गुरु एक क्या होगा, गुरु एक क्या होगा, लघु होगा। बात समझ में आ चुकी होगी। अब जो हमारे प्यारे और विद्वान साथी ये सोच रहे होंगे, मान लो कच्छ को हम कच्छा लिख दें, जरा देखो, पर ये छा होना चाहिए, ये छा जो यहाँ है तो वो नियम लगेगा, दीर्घ का दीर्घ नियम लगेंगे और गुरु का गुरु वाला ही नियम लगेगा, पहले वाला, कि गुरु ये लघु। बात समझ में आ चुकी होगी प्यारे साथियों। तो जरा देखो, अब हम आगे चल रहे हैं इसी के आधार पर मित्रों। अब हम बात करेंगे, कुछ जैसे प्रश्न आ जाते हैं इस मात्रा पर, है ना, तो इस मात्रा पर थोड़े आ जाते हैं प्रश्न, तो आप संशय में पड़ जाते हो कि प्रश्न कैसे हल होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, तो हम आगे आपसी वार्तालाप करते हैं दोस्तों, है ना। जी हाँ, जरा देखो, जी हाँ, अब चलो हम जरा एग्जाम्पल की बात करेंगे, उदाहरण की बात करेंगे। जैसे मित्रों, जैसे दें राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जी हाँ, संशय विहग उड़ावन हारी। मित्रों इधर से लिखते हैं, जरा यहाँ स्थान कम है। जी हाँ, जरा देखो, हम यहाँ से लिखते हैं क्या, राम नाम सुंदर करतारी, फिर हम लिख रहे हैं क्या, संशय विहग उड़ावन हारी। जरा देखते हैं अब ये क्या है। ऐसे हम लिख देते हैं मित्रों, जरा देखो, क्या, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। एग्जाम्पल बहुत हैं, देख लो पहले, क्या, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। क्या मित्रों, राधा नागरी सोए। फिर पूरा नहीं लिखेंगे, जब तनिकी झाई पड़े श्याम हरित दुध होए। तो लेकिन जरा देखो, ऐसे आ जाता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन। एग्जाम्पल कईयों हैं, जैसे देखो, रहीमन पानी राखिए, क्या मित्रों, राखिए बिन पानी सब सोन, बिन पानी सब सुन। जरा देखो, हम अब देख लेते हैं, जरा ये क्या है, दोहा है, चौपाई है, रोला है, कुंडलियां है कि छप्पे है, क्या है, देखते हैं मात्रा गिनकर। राम नाम सुंदर करतारी। अब जरा देखो, इस पर क्या है, गुरु का मात्रा लगेगा, इस पर क्या लगेगा, एक मात्रा, इस पर दो, इस पर एक। अब देखो यहाँ लघु ऊ है, एक मात्रा। यहाँ देखो, हम कहते थे, अब जरा ध्यान से सुनना, नियम आप ही को याद रखना है। अब आप बताओ कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही। हम देखो यहाँ क्या रखेंगे, एक, करतारी, एक, दो, और क्या मित्रों, दो। अब देखो यहाँ तक क्या हुआ, कितने मिले, 2, 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 1 11, 1 12, 13, 14 और क्या मिल गए, 15 मिल गए। लेकिन जरा देखो, यहाँ आपके मन में सदैव संशय हो रहा होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखो यहाँ एक मात्रा भूल गए, तो देखो अब गिनो जरा, 2, 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 2 12, 13, 14, 15। लेकिन जरा देखो यहाँ क्या है, हमारा क्या है, संयुक्त वर्ण है, तो यहाँ क्या लगाओगे मित्रों, 2 लगाओगे। यही तरीका मैं बता रहा हूँ, नहीं तो गलत करके चले आओगे। यानी 2, 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 16 जो मात्रा होती है वो क्या होती है मित्रों, याद रखना, क्या होती है, चौपाई होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में क्या होती है, 16 मात्रा होती है मित्रों। मजा आ गया होगा। तो जरा देखो, ऐसे हम कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। तो देखो अब यहाँ देखो, मेरी, अब यहाँ क्या है, मेरी भव बाधा हरो। तो जरा देखो यहाँ क्या है, 2 मात्रा और यहाँ 2 मात्रा,
यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ एक, यहाँ दो। अब देखो जरा, दो 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 चार, दो छः, दो आठ, दो 10, और 10 3 कितने हो गए मित्रों? 13 हो गया। इसका मतलब ये हुआ, ये 13 यहाँ आया तो इसके बाद इधर कितना आना चाहिए? जरा देख लो, 11 आएगा। तो 13 और 11 कहाँ होता है मित्रों? याद रखना, दोहा। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं मित्रों। तो जरा देखो, गिन के हम देख लेते हैं। यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ एक, यहाँ क्या? दो, यहाँ एक। तो देखो, दो दो चार, दो 6, 1 7, 1 8, 2 10, कितना हो गए? 11। तो 13 और 11 मिला, तो ये सदैव हमारा क्या हुआ? याद रखना मित्रों, दोहा हुआ। ये दोहा हुआ, ये चौपाई हुआ। अब जरा देख लो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन। मित्रों जरा देखो, अब हम मात्रा यदि गिने तो एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ, डबल डबल, यहाँ डबल, यहाँ एक मित्रों, बिन पानी सब सुन। तो पहले यहाँ तक गिन लेते हैं। 1 2 3 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11, 12, 13। तो यहाँ तक 13 आया। इसका मतलब इधर आएगा कितना? 11। यानी 13 11 क्या होता मित्रों? दोहा होता है, जिसका उल्टा क्या होता है प्यारे साथियों? सोरठा होता है। बात समझ में आ चुकी होगी, तहलका मचा देना है मित्रों। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम मात्रा पर और आपसी वार्तालाप कर सके। जी हाँ मित्रों, चलो हम आगे आपसी वार्तालाप करेंगे। यदि जो हमारे मित्र वीडियो को प्रॉपर देखेंगे तो ही समझ पाएंगे मित्रों, ऐसे अन्यथा नहीं समझ पाओगे। वास्तविकता बता रहा हूँ, देर लगेगा पर एक बार समझ गए तो फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्यारे साथियों। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो जरा देखो, अब हम बात करेंगे क्या मात्रा में क्या क्या आते हैं, अर्ध सममात्रिक में क्या आते हैं, विषम मात्रिक में क्या आते हैं। मित्रों याद रखना, मात्रिक छंद के अंतर्गत जरा देखो, क्या मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से मात्रिक छंद आते हैं? मात्रिक छंद के अंतर्गत आने वाले छंद क्या मित्रों? छंद। जी हाँ, जरा देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे? जो पहला होता है क्या होता है मित्रों? सममात्रिक। जरा देखो क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ? सममात्रिक छंद। और दूसरा क्या होता हमारा? अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद। और क्या होता मित्रों? विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक क्या होते हैं? छंद होते हैं। इसके बाद हम तुरंत गण पर हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, मात्रिक में सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। तो मात्रिक छंद के अंतर्गत 3 कैटेगरियां होती हैं इसकी। जी हाँ, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या ये सममात्रिक में क्या होता है मित्रों? चौपाई, फिर आता है क्या? चौपाई, रोला, गीतिका, और क्या होता मित्रों? हरि गीतिका। क्या होता है? हरि गीतिका होता प्यारे साथियों। चौपाई में प्रत्येक चरण में, सममात्रिक में प्रत्येक चरण में क्या होंगी? मात्राएं समान होंगी, 16 मात्राएं। याद रखना, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। फिर रोला में कितने होते हैं? 24। गीतिका में 26 मात्राएं। हरि गीतिका में कितने होंगे मित्रों? 28 होंगे। ये रहे इनके क्रम मित्रों, याद रखना, गलत नहीं करना है। जी हाँ, इसके बाद हम बात करें जो अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं, उस पर आपसी वार्तालाप करें। तो दोहा, इसके बाद क्या आता है मित्रों? सोरठा, ऐसे आता है क्या मित्रों? वैरवे, क्या मित्रों? वैरवे। ऐसे आता है क्या? उल्लाला। क्या आता है मित्रों? उल्लाला आता है। जी हाँ, दोहा और जो सोरठा होता है, सबसे पहले ये ध्यान देना है
कि दोहे के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं। मित्रों याद रखना है, दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में क्या होता है, 11-11 मात्राएं होती हैं। फिर ऐसे जो सोठा होता है, सोठा याद रखना दोहे का उल्टा होता है। ये क्या होते हैं, आपस में उल्टा होते हैं मित्रों, याद रखना दोहे का उल्टा क्या होता है, यदि एग्जाम में आ जाए तो सोरठा होता है। जी हाँ, तब ये मात्रा इधर कर देना है, कुछ करना नहीं है। 11 और 13। तो अब देखो ये जो सोरठे में पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 11, दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती है, 13। ये सोरठे का है। ऐसे बैरवे का आता है, बैरवे के पहले और तीसरे चरण में 12, दूसरे और चौथे चरण में कितने, 7। याद रखना मित्रों, गलत नहीं करना है। बैरवे के पहले और तीसरे चरण में 12, दूसरे और चौथे चरण में 7। ऐसे आता उल्लाला, उल्लाला के पहले और तीसरे चरण में 15 और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती है, 13 मात्राएं होती हैं। जी हाँ मात्रा दोस्तों, इसमें क्या करना है आपको, पहले और तीसरे चरण में 15, दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं, 13 होती हैं। बात समझ में आ चुकी होगी मित्रों। अब आपके बचते हैं जो विषम मात्रिक छंद होते हैं, कितने होते हैं, वो कितने होते हैं मित्रों, याद रखना कुंडलियां और क्या होती हैं, छप्पे होते हैं। प्यारे साथियों, क्या होते हैं, कुंडलियां और क्या, छप्पे। जी हाँ दोस्तों, तो जरा देखो यहाँ क्या आता है, कुंडलियां और छप्पे, कुंडलियां और क्या मित्रों आती है, छप्पे। अब हम एक बिंदु बताने जा रहे हैं, सभी विद्यार्थीगण ध्यान दें, सभी विद्यार्थीगण ध्यान दें। मित्रों यदि पूछा जाए सममात्रिक छंद के अंतर्गत इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, क्योंकि 1, 2, 3 और क्या, 4। जरा देखो मित्रों, गलत नहीं करना है। हम कहें सममात्रिक छंद कितने होते हैं कुल, तो 1, 2, 3 और कितने, 4। हम कहें अर्ध सममात्रिक कितने होते हैं, तो नाम दोगे 1, 2, 3 और क्या, 4, यानी इनकी संख्या कितनी होगी, 4 होगी। हम कहें विषम मात्रिक छंद कितने होते हैं, तो 1 और 2, इनकी संख्या कितनी होती है प्यारे साथियों, 2 होती है। बात समझ में आ चुकी होगी। अर्ध सममात्रिक का मतलब ये हुआ, इसमें कुछ में मात्रा समान होगा, कुछ में असमान होगा। बात समझ में आ चुकी होगी। अब बात यहाँ आती है दोस्तों कि विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत जो कुंडलियां और छप्पे आते हैं, कुंडलियां किससे मिलकर बनती है, छप्पे। तब तक आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, जरा देखो, जल्दी जल्दी इस चीजों को समझो। जी हाँ, जरा देखो, कुंडलियां जो बनती है मित्रों, याद रखना किससे मिलकर बनती हैं, दोहा और रोला से दोस्तों। किससे, दोहा और रोला से। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, कुंडलियां किससे मिलकर बनता है मित्रों, दोहा प्लस किससे, रोला से। और छप्पे किससे मिलकर बनता है मित्रों, रोला और किससे मित्रों, उल्लाला से। किससे, रोला प्लस क्या मित्रों, उल्लाला से। यानी छप्पे जो बनता है रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। बात समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। जी हाँ, आइए हम आपसी वार्तालाप करें तुरंत गण के बारे में। जी हाँ, गण पर हम आपसी वार्तालाप करने वाले हैं कि गण की संख्या कितनी होती है, किस गण से कितनी मात्राएं निकाली जाती हैं। जरा देखो सभी लोग फटाफट। दोस्तों देखो, हम बात करेंगे छंद में गणों की संख्या कितनी होती है। छंद में कुल गण की जो संख्या होती है, गण की संख्या कितनी होती है मित्रों, 8 होती है। छंद में गण की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और हम बताए थे पिछली कक्षा में कि 3 वर्णों के समूह को क्या, 3 वर्णों के समूह को क्या मित्रों, 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है, गण कहा जाता है मित्रों। बात समझ में आ चुकी होगी। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गणों की संख्या 8 होती है। जैसे हम बात करें यमाता, राजभान, सलगा। यमाता, राजभान क्या मित्रों, सलगा। अब आइए मित्रों, हम इस बिंदु पर ध्यान देते हैं
कि इस पर कितनी मात्राएं होंगी। जरा देखिएगा, जैसे मैंने लिखा या, मैंने लिखा यहाँ मैं, यहाँ लिखा क्या तय, यहाँ लिखा रे, यहाँ लिखा जय, यहाँ भय, यहाँ न। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पर कितनी मात्रा है। एक। माँ पे कितनी मात्रा है? 2। ता पे कितनी मात्रा है? 2। रा पे कितनी मात्रा है? 2। भा पे जा पे कितनी है? 1। भा पे ऐसे 2, यहाँ कैसे है? 1। फिर देखो यहाँ स पे 1, और देखो यहाँ ल पे 1, और ग पे कितनी है मित्रों? 2 है। जी हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यह माता राजभान सलगा में जो गणों के समूह हैं, वो कितने होते हैं? 3 वर्णों के समूह के गण होते हैं। तो आइए जरा हम देखते हैं बारी बारी से एग्जाम में कैसे पूछता है। तो याद रखना, यदि हम देखें या माता, या से बनने वाले 3 गणों का जो समूह होगा, याद रखना, हम कहें या से बनने वाले 3 गणों का समूह होगा जो, तो या से बनने वाला जो गण होगा, याद रखना पहला क्या होता है? यगण। यगण हुआ। यगण से जो बनने वाले 3 गणों का समूह होता है, क्या होता है? या माता। क्या होगा? या माता होता है। या माता होता है। अब जरा देखो, या माता पे, या पे ये लघु, ये क्या है? दीर्घ। ये क्या है? दीर्घ मित्रों। हम कह सकते हैं इसके बाद जो गणों का क्रम आता है, दूसरा आता है यगण के बाद क्या होता है मित्रों? मगण होता है। और जो मगण होता है, मैं से बनने वाला 3 गणों का समूह मातारा होता है। क्या होता है? मातारा होता है। इस पर गुरु, इस पर गुरु, इस पर गुरु। बात समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। फिर हम देखो ऐसे देखते हैं, तीसरा जो होता है या माता, तय से क्या होता है? तगण होता है। क्या होता है? तगण होता है। और तगण से बनने वाले 3 गणों का समूह ताराज होता है। जी हाँ, क्या? ताराज होता है। जी हाँ दोस्तों, देखते रहो क्या होता है? ताराज होता है। यहाँ देखो गुरु, यहाँ क्या? लघु है। जी हाँ दोस्तों, अब जरा देखो, इसके बाद तगण के बाद क्या होता है? रगण होता है। जी हाँ, इसके बाद क्या होता है? रगण होता है मित्रों। क्या होता है? रगण होता है। फिर जरा देखो, अब रगण से राजभा होता है। जी हाँ, क्या होता है? राजभा होता है मित्रों। क्या होता है? राजभा होता है। यहाँ गुरु, यहाँ लघु, यहाँ गुरु हुआ। जी हाँ, अब इसके बाद देखना है, र के बाद क्या होता है? जय। तो जय से क्या होता है? जगण होता है। जी हाँ, जगण से बनने वाले 3 गणों का समूह क्या होता है? जभान होता है। जी हाँ मित्रों, क्या होगा? जभान होगा। और यहाँ लघु, यहाँ गुरु, यहाँ लघु दोस्तों। फिर आइए आगे देखते हैं, जय के बाद क्या आता है? भय आता है। तो इसके बाद क्या होता है? भगण होता है। जी हाँ दोस्तों, तो भगण से बनने वाला 3 गणों का समूह भानस होता है। जी हाँ मित्रों, क्या होता है? भानस होता है। इस पर गुरु, इस पर लघु, इस पर लघु। तो याद रखना, अब हम चल रहे हैं, इसके बाद क्या होता है? भय के बाद क्या होता है? अगला गण नस्ल होता है। जी हाँ मित्रों, क्या होता है? नस्ल होता है। जी हाँ, इससे बनने वाला 3 गणों का जो समूह होगा, क्या? जरा देखो, हम देखते हैं क्या? सलगा। जैसे देखो मैंने लिखा क्या? सलगा। क्या मित्रों? सलगा। यह लघु, यहाँ लघु, यहाँ गुरु। भय हुआ कितना मित्रों? जरा देखो, हम कहें यगण, देखो यहाँ यगण हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6, और क्या हो गया? 7 हो गया। याद रखना, यह माता राजभान सलगा, इसके बाद क्या होता है? सगण होता है। क्या होता है मित्रों? सगण होता है। देखो जरा, 1 मिनट, जरा देखो फटाफट। भगण हो गया, इसके बाद क्या हो गया? सगण लिख लेना दोस्तों। क्या? सगण। सगण से बनने वाला 3 गणों का समूह क्या होता है? नगण दोस्तों। क्या? नगण। फिर इसके बाद क्या आता है? सगण आता है। क्या आता है? सगण। तो जरा देखो, ऐसे हम नगर से क्या लिखेंगे? नस्ल। यहाँ लिखेंगे क्या? नस्ल लिखेंगे। जी हाँ, इस पर लघु, इस पर लघु, इस पर लघु। फिर देखो सगण लिखे, सगण से 3 गणों का समूह क्या बनता है? सलगा बनता है। क्या मित्रों? सलगा। 1 2, और यहाँ क्या हुआ? गुरु हुआ। अब जरा देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। जरा देखो, या माता राज, या माता राज भान सलगा। तो जरा देखो, 1
2 3 4 5 6 7 और कितने हो गए, 8 हो गए। तो जरा देखो अब यहाँ क्या आपको समझना है मित्रों। डायरेक्टली आपसे वो पूछता है इसमें जो गणों की संख्या होती है 8 होती है, किस गण का कौन सा विलोम होता है। तो सबसे पहले याद रखना मित्रों, जो बात बता रहा हूं बहुत अच्छे से समझिएगा, नहीं तो आपके प्रश्न तुरंत गलत हो जाएंगे, तुरंत गलत हो जाएंगे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। याद रखना यहाँ देखो क्या है, सगण है। बहुत अच्छे से देखिएगा मित्रों, यहाँ मैंने क्या लिखा, सगण, क्या सगण है। और इसके बाद आप एक बिंदु को देखिएगा, भगण, जो यहाँ लिखा हूं मैंने, क्या भगण। तो सगण में देखिए यहाँ क्या होता है, सगण से बनने वाला 3 गणों का समूह, यहाँ आदि वर्ण क्या है, गुरु, और पूर्व वर्ण दोनों के क्या है, लघु है। और इसमें देखिए जरा आप भगण में लास्ट के 2 वर्ण क्या है आपके, जरा देखो, लघु, लघु, और पहला वाला क्या है, गुरु। तो ये दूसरे के जो होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए तो गलत नहीं करना है मित्रों, याद रखना। अगर एग्जाम में पूछा जाए भगण का विलोम क्या होगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मित्रों, भगण का विलोम क्या होगा, तो भगण का विलोम जो होता है क्या होता है, सगण होता है, इसका ये विलोम होता है। जी हाँ मित्रों, क्या होता है, विलोम होता है। बात समझ में आ चुकी होगी, जरा देख लो, मात्रा मिला लेना। अब आ जाइए दूसरे बिंदु पर मित्रों, बहुत अच्छे से क्लियर करना है, और किसका विलोम क्या होता है। एग्जाम में आया हुआ, टीजीटी में प्रश्न आया है मित्रों, तो गलत मत करना, कहीं प्रश्न कहीं भी आ सकता है, ना तो आप जान सकते हो ना तो मैं। मित्रों अगर पूछा जाए यगण का विलोम क्या होता है, तो याद रखना यगण का जो विलोम होता है तगण होता है। जी हाँ, यगण का विलोम क्या होता है, तगण होता है, गलत मत करना। यहाँ मात्रा देखो, यगण में लास्ट में दोनों गुरु है, एक पहला लघु, यहाँ देखो तगण में पहला दोनों गुरु, लास्ट का लघु होता है। तो प्रश्न कैसे आ जाए, पूछे भगण का विलोम तो सगण, और यगण का विलोम तो तगण होता है। बात समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे आपसी वार्तालाप कर सके दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो आज तक की हमारी कक्षा यहीं विराम लेती है दोस्तों। जब हम नेक्स्ट दिन उपस्थित होंगे, जो छंद में कुछ बचा भी होगा उस पर भी आपसी वार्तालाप करेंगे और बहुत सारे ढेर प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए मित्रों आप भी बहुत आराम से पढ़िए। आप अपने भाई को, अपने दोस्त को भी जो विश्रामालय की जो है थोड़ा आराम करने के लिए भेज दो दोस्तों। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो मित्रों, गुनगुनाते रहो। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।